मैं 2 से ज़रब देने को कह रहा हूँ तो तू तकसीम कर रहा है। अजीब मकानात तकसीम किए जाते हैं कि ज़रब दिए जाते हैं। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे टेलीविजन को। मैं समझता हूँ कि जिस आदमी के पास यादें ना हो, जिसके पास उसका माजी ना हो, वो कितना खाली आदमी होता है। ये बच्चा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का एक नामवर फनकार काजी वाजिद बनने वाला है। मुझे अपना माजी याद रहता है। मैंने गुर्बत में आग खोली। इसे तख्ता कौन बेवकूफ कहता है? ये तो तख्ते ताऊस मालूम होता है। काजी वाजिद अपनी जात में एक मुकम्मल इदारा है। ये हमारा सबसे बड़ा और कीमती असासा है, क्योंकि कोई स्कूल कोई एकेडमी ये सिखा नहीं सकती। ये शख्सियात होती हैं जिनको आप घोल के पी जाते हैं। एक बात बस एक। ये तो हमारा सरमाया है। वो जिस किरदार में भी नमूदार होते थे तो वो अपने माशरे की अक्कासी करते थे। बीते हुए दिन कुछ ऐसे हैं, तन्हाई जिन्हें दोहराती है। मैं समझता हूँ कि जिस आदमी के पास यादें ना हो, जिसके पास उसका माजी ना हो, वो कितना खाली आदमी होता है। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे टेलीविजन को। बहुत शुक्रिया पीटीवी, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, और काजी वाजिद साहब आपका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका माजी उनको याद रहता है। मुझे अपना माजी याद रहता है। मैंने गुर्बत में आँख खोली, मुझे याद है मैंने बड़ी जद्दोजहद जिंदगी में की, बड़ी मेहनत की, और आज भी मैं इस काम को बड़ी मेहनत से करता हूं। ये 1948 का कराची है। क़याम पाकिस्तान के अभी सिर्फ चंद माह ही गुजरे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन की बस्तियां आबाद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम जायदाद और असासे छोड़ कर आ रहे हैं। कराची जो अभी वुसअत पा रहा है, उसके क़ल्ब में वाक़े एक मुहाजिरीन की बस्ती जो शहर बन चुकी है, मार्टन क्वार्टर के नाम से मंसूब है। मार्टन क्वार्टर जो हिंदुस्तान से आए हुए उन सरकारी मुलाजमीन को अलॉट किए गए थे जिनकी मुलाजमत अब अर्ज़े पाक के लिए है। नाम का क्वार्टर, लेकिन एक गुंजान और पुररौनक बस्ती में यहाँ कई अहले इल्म और अहले फन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इन्हीं में एक 5 बरस का बच्चा भी है जिसे पढ़ाई से ज्यादा फनो फनकारी का शौक है। 9 बरस की उम्र में गवालियार की अंसारी बरादरी से ताल्लुक रखने वाला ये बच्चा अपने भाई अब्दुल माजिद को स्काउट की वर्दी में देखता है तो इसे भी शौक होता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन ये अभी छोटा है, इसीलिए स्काउट में शामिल होना मुश्किल है। बच्चा जिद्दी भी है, इसीलिए अपने भाई के साथ स्काउट जम्बूरी में चल पड़ता है। वहाँ पे स्टूडियो नंबर 9 हुआ करता था और वहाँ पे उसके स्टूडियो नंबर 9 के ड्रामे बहुत मशहूर हुआ करते थे। और काजी वाजिद चूँकि रेडियो पाकिस्तान के स्टाफ आर्टिस्ट भी होते थे तो हर ड्रामा प्रोड्यूसर की पहली चॉइस काजी वाजिद हुआ करते थे। काजी वाजिद फन ड्रामा का एक मुस्तनिद नाम, जिसने शोहरत की उन बुलंदियों पर अपने आप को पहुंचाया कि दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ तो वो उसकी एक शनाख्त है, एक पहचान है, एक अच्छे फनकार की हैसियत से। स्काउट कैंप में आ तो जाता है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हाँ, अलबत्ता स्काउट की वर्दियां देखकर ही वो महजूज होने में मगन है।
कि उसी वक्त कैंप फायर की घंटी बजती है और तमाम स्काउट्स कैंप फायर करके अपने अपने हलकों में बैठ जाते हैं और वहां सब शुगल के लिए स्किट्स पेश करना शुरू करते हैं। बस यहीं से लड़के के अंदर छुपा फनकार जाग जाता है और स्किट्स में फनकारी दिखाता और मुख्तलिफ आवाजें निकालता ये बच्चा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का एक नामवर फनकार काजी वाजिद बनने वाला है। हालात बहुत दिगरगू थे, हर तरफ लोग आबाद होने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो हम फिर लाहौर से कराची आ गए। वालिद ने दफ्तर ज्वाइन कर लिया और हमें मॉडर्न क्वार्टर एक अलॉट हो गया। वहाँ हम आके आबाद हुए, रहते रहे। तालीम मुनक़ता रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाँव जमने लगे और हमने मॉडर्न क्वार्टर्स में रहना शुरू कर दिया। तो इन्होंने फौरन मुझे शौकत थानवी साहब का वो कायदा करके दिखा सुनाया। वो उस जमाने में बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था, रेडियो पर होता था और एक मुसीबत मची हुई थी उस प्रोग्राम की, तो ये उसे कॉपी करते थे उस वक्त। बहरहाल उसके बाद से फिर वो माशाल्लाह बाकायदा ये और इनके दोस्त से मकबूल वो ये दोनों मिलके इन्होंने एक बाकायदा एक प्रोग्राम शुरू किया। काजी वाजिद एक प्रोग्राम किया करते थे रेडियो पे, काजी जी का कायदा। इसके अलावा काजी वाजिद ने बच्चों के प्रोग्राम में बच्चों के भाईजान का भी किरदार अदा किया और सैकड़ों रेडियो के ड्रामे ऐसे हैं जिसमें ऐसी उम्र में उन्होंने, जब वो खुद बहुत यंग थे, उन्होंने बुजुर्ग आवाज वाले कैरेक्टर किए। मैं समझता हूँ कि काजी वाजिद का ये सफर माशाअल्लाह बड़ा तवील सफर है और उसने जिस खूबसूरती से अपने आप को मनवाया और अपने फना अदाकारी का लोहा मनवाया, वो मैं ये समझता हूँ बहुत कम फनकारों को नसीब होता है। वो जो हम देखते हैं ना कि एक मशाल है उसको लेकर चल रहे हैं और एक से दूसरे के हवाले कर रहे हैं, ये एक सिंबल होता है कि ये जो इसमें आग जल रही है, जो आतिश इसमें जल रही है, ये बुझनी नहीं चाहिए और इससे आपका मोराल बढ़ता है और आप बहुत पैशनेट हो जाते हैं, आप में जज्बा पैदा होता है। ये काजी वाजिद साहब में जज्बा मौजूद है। जब हम आज उनका वो काम देखते हैं पिछला और आज का काम देखते हैं तो मुझे इनके जज्बे में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। काजी वाजिद, जिनका असल नाम काजी अब्दुल वाजिद अंसारी है, 1943 को ग्वालियर में पैदा हुए। उनके नाना बुलंदशहर के काजी थे, इसीलिए उनकी वालिदा के तवस्सुत से उन्होंने अपने नाम में काजी का साबिका लगाया। इस इमारत से मेरी बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब कुछ इसी रेडियो पाकिस्तान का प्रोफाइल है, जो आज मुझे आप लोग थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। इस सब में दखल इस रेडियो पाकिस्तान का है। काजी वाजिद का शुमार पाकिस्तान के दोनों बरकी ज़राए इब्लाग रेडियो और टीवी के मारूफ अदाकारों में होता है, जिन्होंने इज्जत व तौकीर के साथ निस्फ सदी से जायद अरसा फन को देकर अपनी बेमिसाल शनाख्त बनाई है और आज उनका शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकारों में होता है। तो काजी साहब तो बचपन से चूंकि खूबसूरत भी थे, सोने पर सुहागा और ब्लू आइज थी इनकी, और क्या किया जाए, ऐसे दूध की तरह थे ये माशाल्लाह, और अब तक वैसे ही हैं सदा। इनमें जो मजा पाया जाता है वो पाकिस्तान के किसी एक्टर में नहीं। एक दो जो थे वो हमसे बिछड़ गए, लेकिन अब इसलिए मैं कहूँगा आपको कि ये हमारा सबसे बड़ा और कीमती असासा है और इनकी दोस्ती पर हमें फख्र। वाजिद को तो लड़कपन से मैं जानती हूँ क्योंकि बहुत साथ रहा है हम लोगों का। ये ड्रामे के आर्टिस्ट थे, मैं मौसीकी के आर्टिस्ट थी, मुझसे जूनियर हैं ये, लेकिन माशाल्लाह उनकी जो बेपनाह सलाहियतें हैं, ड्रामाई सलाहियतें, और वैसे भी तो अब तो तकरीबन आलमी शोहरत तक पहुंच चुके हैं वो अपने ड्रामाई सलाहियतों से। ये वो लोग हैं जिनसे ज़िंदगी में अब जहाँ तक अब हमारी उम्र चल रही है बहुत साथ काम भी किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। काजी साहब ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान कराची से किया, जहां वो बच्चों के प्रोग्राम
भाईजान का मुस्तकिल हिस्सा बन गए थे। स्कूल टीचर मास्टर शफीक मिर्जा ने नौउम्र काजी वाजिद को रेडियो जाने का मशवरा दिया था और इत्तफाक से उनके मोहल्ले में एक लड़का मकबूल अली भी रहा करता था जो रेडियो पाकिस्तान में बच्चों का प्रोग्राम करने जाता था। चुनांचे नौउम्र काजी वाजिद ने उससे तस्करा किया तो अपने साथ रेडियो ले जाने के लिए तैयार हो गया। ये जो दरवाज़ा है इसके गेट पर एक खान साहब बैठते थे जो यहाँ के सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। वो उस रजिस्टर में हमारा नाम लिखा जाता था और फिर हम अंदर आते थे और यहाँ बच्चों की एक लाइन लगती थी जिसमें बड़े मशहूर ब्रॉडकास्टर जनाब जफ़र सिद्दीकी साहब हमें ऊपर ले जाया करते थे बच्चों का प्रोग्राम करने के लिए। इसने मुझे बोलना सिखाया, जिंदगी कैसे गुजारी जाती है ये सिखाया, मेरी तरबियत की। बस क्या था, एक सुबह स्कूल से छुट्टी करके काजी वाजिद और मकबूल अली रेडियो पाकिस्तान की इमारत में दाखिल हो गए। ये रेडियो की इमारत क्या थी, एक जहान था। हर तरफ यगानाए रोजगार शख्सियात के हर समत अहले इल्म व अहले फन का मदरसा बैठा था। इसी के स्टूडियो में काजी वाजिद गए तो बच्चों के प्रोग्राम में मौका मिला जिसे अफजल सिद्दीकी कर रहे थे। कमसिन काजी वाजिद ने रेडियो का दबाव बिल्कुल नहीं लिया बल्कि एतमाद से जानवरों की बोलियां भी निकाली तो उन्हें प्रोड्यूसर सलीम गैलानी ने अगले हफ्ते फिर आने के लिए कहा। बस फिर रेडियो, ड्रामा और काजी वाजिद लाजमी हिस्सा बन गए जिसका सफर आज तक जारी है। लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था कि जो कुछ भी मैं बच्चों के प्रोग्राम में करता था वो मशहूर हो जाता था। छोटे छोटे में तारुफी प्रोग्राम में आता था, कुछ करता था, बच्चे हंसते थे। बच्चों के भाईजान उस वक्त बनते थे अफजल सिद्दीकी साहब जो बाद में अमन अखबार के एडिटर भी बने। यूं मैंने अपनी ये अदाकारी की जिंदगी का आगाज किया। गो कि वो मेरे यानी अदाकारी के हवाले से इतना ज़्यादा ना करें लेकिन म्यूज़िक पे उनसे हर सेट पे डिस्कशन होता था और वो बड़े शौक से मेरी कॉम्पोजिशन सुनते भी थे और उसमें नक्स भी निकालते थे कि उसमें तो यहाँ वो चीज़ ऐसे थी और तुमने यूं कर दी और ऐसे होनी चाहिए थी। ये सब लोग कितने हम्बल और कितने मोहब्बत वाले और कितने रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं और फिर ये धीरे धीरे सिखाते भी हैं। ये देखिए, ये मेरा कैरेक्टर है जिस पे निशानात लगे हुए हैं। ये गोल दायरा बनता है और उसके नीचे 2 लाइनें खींचती हैं। ये मैंने 40 बरस पहले काजी साहब से सीखा था। यानी ये एक छोटी सी मिसाल है, ऐसी कोई कम से कम 2000 बातें होंगी। इन्होंने मुझे तमीज, तहजीब, कैसे बात करना है, बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, तुम ज्यादा बोल रहे हो, कम बोलो, देखो ये मजाक नहीं करो, ये तक सिखाया है मुझे। क्योंकि कोई स्कूल, कोई एकेडमी ये सिखा नहीं सकती। ये शख्सियात होती है जिनको आप घोल के पी जाते हैं, जिनसे आप मरूब होते हैं, वो लोग ये सिखा सकते हैं। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकता। 50 से 51 साल का अरसा मुझे काम करते हो गया है और तकरीबन मेरी उम्र से ज्यादा उनका तजुर्बा है। रेडियो पाकिस्तान कराची का साथ काजी साहब को ऐसा भाया कि जब रेडियो उनको बुलाता वो फौरन स्टेशन पहुंचते जहां फनकारों की रेल पेल थी। इसीलिए फन को मनवाना एक मुश्किल मरहला था और उस वक्त भी मुश्किल जब पूरी कौम के पास फन्नी जौहर दिखाने का एक ही मीडियम होता। इसीलिए काजी वाजिद खुद ही मनफी या मुनफरिद किरदार लेते। जिस अदीब का भी आप नाम लें वो रेडियो के लिए हमा वक्त तैयार होता था और लिखता था। फिर वो ड्रामे सब लोग ब्रॉडकास्ट किया करते थे। तो रेडियो का हमेशा से एक बड़ा अहम किरदार रहा हर मामले में। कोई अच्छा मौका होता था, कोई खुदा न खास्ता कोई बुरी बात होती थी, मगर रेडियो अपना किरदार उसमें हमा वक्त अदा करने के लिए तैयार रहता था। जो इनफरादियत अपने काजी वाजिद के अंदर नजर आती है वो बिल्कुल सबसे जुदा है और उसकी जुदाई का सबब भी यही है कि काजी वाजिद ने
अपने आप को कैरेक्टर एक्टर के साथ एस्टेब्लिश किया है। उसने मिजाज के साथ सीरियस अदाकारी को भी तरजीह दी है और ऐसे ऐसे अहम रोल अदा किए हैं जो मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार नहीं कर सकता। इंसान भी बहुत अच्छी है, तहजीब के मुरक्का है, तहजीब का मुरक्का है पूरी हमारी हिंदुस्तानी तहजीब जो थी, उठना बैठना, तमीज से गुफ्तगू करना, कैसे बड़ों के साथ मिलना है, कैसे छोटों के साथ मिलना है, किस तरह बात करनी है लोगों से। काजी साहब ने जो कुछ अपनी जिंदगी में किया अपने फन के हवाले से, वो इनका फन हमेशा ऊपर रहा। रेडियो पाकिस्तान से काजी साहब की वाबस्तगी और इस इदारे की कशिश आज भी इनको खींचती है। ड्रामे में अदाकारी से लेकर नो आमोज फनकारों की तरबियत के बायस काजी वाजिद अपनी जात में एक मुकम्मल इदारा है। अगर वो शख्सियत मेरे साथ मुंसलिक ना होती तो मैं ईमानहू ये बात कह रहा हूं, शायद मेरी पर्सनैलिटी ये ना होती। खुदा जानता है, मेरा अल्लाह शाहिद है, ये मैंने काजी वाजिद साहब से सीखा है। यानी जुमला, विट और ओरिजिनल, उसकी टाइमिंग क्या है, ये मैंने काजी साहब से सीखा है। क्या तलाशी ले ले, आज तो मेरे पास भी कट गई। प्यारे पिक्चर तो आज देखनी है, कुछ भी कर निकाल के तरकीब नंबर 16 तब बात है। यार वैसे तो आज बहुत मुश्किल है, देख मैं कोशिश करता हूँ, तू बत्ती के नीचे मेरा इंतजार कर, जाना नहीं, मैं भी आया। तो बहुत सी जगहों पे मेरी उर्दू में गलती निकालते थे कि ये बोलना था, वो नहीं बोलना था। तुम ये अगर ये पहन लेती ना, साड़ी पहनती फला जगह, तो बहुत अच्छा था। तो इतनी बारीकी से वो हमेशा मेरा काम देखते रहे और हमेशा प्यार करते रहे। जिंदगी में कभी मैंने काजी वाजिद साहब को कंप्लेनिंग नहीं सुना, यानी क्या नहीं है इस बात की कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। जो है उस पे हमेशा शुक्र अदा करते हुए मैंने उन्हें देखा या सुना। He is an amazing person to work with. मतलब मैंने उनके साथ 2 ड्रामे किए हैं and it has been a pleasure working with him. What a great personality. बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही धीमा बोलने वाले, बहुत ही स्वीट, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है उनकी कि उनके साथ काम करके तो बहुत ही मज़ा आता है। एंड ही इज सच अ क्यूट पर्सन, ही इज सो, मतलब मैं कहती हूँ अभी भी इतने खूबसूरत है कि मैं तो उनको देखती रहती हूँ, वाओ गोल्डन बाल, गोरे चिट्टे खूबसूरत इंसान, यू नो। सो आई थिंक ही इज जस्ट अमेजिंग। काजी साहब उन सीनियर फनकारों में से थे जो अपना फन, अपना तजुर्बा जूनियर्स के साथ फराह दिली से शेयर करते थे, उन्हें गाइड करते थे। रेडियो पाकिस्तान के आवाज खजाना में ड्रामे की हर टेप में मौजूद रिकॉर्डिंग काजी साहब की 60 बरसों से वाबस्तगी की गमाज है। SM सलीम, अब्दुल माजिद, मुगल बशर, अब्दुर्रहमान काबली, फातिमा खानम, सफिया मोइनी, अख्तरी बेगम, ये कैसे लाजवाब लोग थे और कैसा इन लोगों ने मेरे, यकीन मानिए, उंगली पकड़ के मुझे इन्होंने चलना सिखाया है। मैं इन सब का एहसानमंद हूँ। रेडियो मेरा हमेशा से उस्ताद रहा है। काजी साहब ने एक अरसा बच्चों की दुनिया के लिए काजी जी का कायदा के उन्वान से इखलाकी सबक पढ़ाए तो पाकिस्तानी मीडिया की तारीख के सबसे तवील तरीन सिलसिला हामिद मियां के यहाँ में भी अपना किरदार अदा करके इसे मकबूल किया। शमसुद्दीन भट्ट, आगा नासिर, फजल कमाल, ये कैसे लोग थे। असलम अजहर, कैसे कैसे बाकमाल लोग थे जो अपने साथ इस सारे फन को लपेट के जा सोए, मगर मेरी जिंदगी पे अपने नकूश छोड़ गए। रेडियो पाकिस्तान से उनकी वाबस्तगी हमेशा रही, बल्कि 1977 में वो स्टाफ आर्टिस्ट भी बन गए और खुद को रेडियो से ही वाबस्ता कर लिया। इसी रेडियो ने सब कुछ हमें दिया है। मैं ही चाहता हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है, खुदा करे कि पूरी हो जाए, कि दोबारा इसी बिल्डिंग में रेडियो पाकिस्तान आ जाए और यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग करें
इसलिए कि इस इमारत की बड़ी अहमियत और हैसियत, खुदा करे ऐसा हो, ये मेरी एक ख्वाहिश है। काजी वाजिद साहब पाकिस्तान में एक लिविंग लीजेंड हैं और इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि अगर वो यूरोप के किसी मुल्क में होते तो शायद चौराहों पे उनके मुजस्समे लगाए जाते हैं। रेडियो से काजी वाजिद की अदाकारी का ये सिलसिला चल पड़ा, जिसकी अगली मंजिल रेडियो की स्पूल टेप से निकलकर तस्वीरी दुनिया यानी फिल्म थी। 1957 में हिदायतकार रफीक रिजवी की फिल्म बेदारी बन रही थी, जिसे हुब्बुल वतनी के तहत बच्चों के लिए भी बनाया गया था। इस फिल्म में हॉस्टल एक मरकजी जगह थी, जिसके लिए फनकार बच्चों की जरूरत थी। चुनांचे रेडियो के चाइल्ड स्टार्स में से काजी वाजिद का इंतखाब भी हुआ, जिसमें साइड रोल में काजी वाजिद ने अपना किरदार अदा किया और ये फिल्म पाकिस्तान की तारीखी फिल्म साबित हुई, जिसे 1997 में लंदन फिल्म फेस्टिवल में जनूबी एशिया की बेहतरीन और फीचर फिल्म का एजाज भी मिला। उस जमाने में एक फिल्म बन रही थी बच्चों की, बेदारी। मुझे नहीं मालूम था। एक फिल्म स्टार गौरी थे, पुराने कॉमेडियन हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के। उनसे पता नहीं मैं किस तरह मिल लिया और कौन सा मुझे उनके पास ले गए। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर रफीक रिजवी साहब के नाम एक खत दे दिया, जो बापू कहलाते थे। बड़े अच्छे बुजुर्ग थे। मैं भी उन बच्चों में शामिल हो गया, लेकिन मुझे हमेशा से कुछ अलग करने की ख्वाहिश थी, यानी आम बच्चों से अलग। तो मैंने उस फिल्म में एक रोल किया कि जो भी डायलॉग बोलता था वो हकला के बोलता था। वो भी अच्छा लगा लोगों को। इस तरह मेरी पहली फिल्म बेदारी बनी। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। काजी वाजिद साहब के बारे में कुछ कहना तो ऐसे है जैसे आपने सूरज को चिराग दिखाना। काजी साहब ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे निहायत ही नफीस इंसान, जिनके साथ काम करके आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक्टर के साथ नहीं काम कर रहे, आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग, अपने किसी घर के बड़े फर्द के साथ काम कर रहे हैं। और इवन ड्यूरिंग द शूट आपको ये लगता है, महसूस होता है कि जिस भी किरदार में इनको आप देखते हैं तो वो लगता है जैसे आप एक घरेलू फैमिली इकट्ठा चाह रहा होता है हर ड्रामे में जिसमें ये मौजूद होते हैं। रेडियो पाकिस्तान और फिल्मी दुनिया से अभी फन्नी सफर जारी था कि ड्रामे की एक और सन्फ थिएटर के दरवाजे भी काजी साहब पर खुल गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उन्हें थिएटर की दुनिया से मुतारिफ करवाया और फिर वो इब्राहिम नफीस के ड्रामों में किरदार अदा करने लगे। टेलीविजन ने बड़े बड़े बाकमाल लोग पैदा किए। कमर आफ्ताब अहमद, कासिम जलाली, इकबाल अंसारी, हैदर इमाम रिजवी, शाहिद इकबाल पाशा, अली रिजवी, ये सब ऐसे लोग हैं कि इन्होंने बड़े बड़े काम अंजाम दिए और मैं इन सबसे बड़ा मुतासिर हूँ और इन्होंने मेरा भी बहुत साथ दिया है। अली अहमद साहब थे या ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, उन्होंने थिएटर अपना शुरू किया था तो उनके साथ भी मुंसलिक रहे और थिएटर जो है वो करते रहे। लेकिन बाद में क्योंकि थोड़ा सा ये कष्ट है, मतलब थिएटर जो है वो थोड़ा सा आपकी जान निकालता है कि इतने लोग बच गए हैं, जो बच गए हैं वो अपनी अपनी जगह एक एक मीनार हैं। तो काजी को मैं यही कहती हूँ कि काजी वाजिद जो हैं, टीवी ने उनको नहीं बनाया, उन्होंने टीवी को बनाया है। और आर्टिस्ट, अब मैं उनकी आर्ट की जो सलाहियतें हैं उन पर मैं कमेंट क्या करूं। आप लोग देख चुके हैं और मेरा ख्याल है आपसे बेहतर जज कोई नहीं हो सकता। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूं कि हालांकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ज़्यादा जोर जो दिया वो हल्के फुल्के किरदार, लाइट कॉमेडी कैरेक्टर्स पर दिया, लेकिन उसके बाद वो जब सीरियस साइड पर आए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तालीम बालगा देखें तो वो उसमें बिल्कुल एक लड़के थे, जवान लड़के। उसके बाद हम अगर दर्जा बदर्जा उनके काम को देखते जाएं तो उनका काम बहुत अच्छा होता गया। उनका बड़ा अच्छा असलूब है, बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हैं। इम्तियाज अली ताज के ड्रामों को भी कराची से रावलपिंडी तक खूब परफॉर्म किया। काजी साहब की बहसियत थिएटर अदाकार शोहरत उस वक्त बाम पर पहुंची जब 1967 में उन्होंने तालीम बालगा में किरदार अदा किया। अरे गुजार से कल निकाला, कुछ तो अकल से काम ले। अजी कभी कहते अकल, कभी कहते गुजार से अकल, आखिर काम कितने रहना है? अरे बाबा, एक में 12,000 तो 2 में कितने? मैं 2 से ज़रब देने को कह रहा हूं तो तू तकसीम कर रहा है। अजीब मकाना तकसीम किए जाते हैं कि ज़रब दिए जाते हैं? पता ही नहीं मुझे। और वो जो छोटा हॉल था अलमरा का, उसमें नीचे 132 सीटों का एक हॉल था। तो फिर ये तय हुआ कि हम अपना बड़ा ड्रामा मिर्जा गालिब बंदर रोड पर उस चबूतरे पे पेश करते थे और उसके बाद उस छोटे हॉल में उसी रात को तालीम बालगान ड्रामा करते। अल्लाह को मंजूर होता है, वही हुआ। ये दोनों ड्रामे बड़े हिट हुए और बड़ी मेहनत से हम वो काम करते रहे। ये नीम सियासी तबसरों के साथ ड्रामा इतना मकबूल हुआ कि कराची, लाहौर और रावलपिंडी में इसके मुताद्दिद शोज हुए और हर शो में हाउसफुल होता। प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों, इसमें एक तलमी है। साहब, ये तलमी के मानी क्या होते हैं? तलमी, प्यारे बच्चों, इसमें एक तलमी है। हाजी मतलब बताइए तलमी का। बहुत अच्छा खलीफा। अरे सुनो, ये इतना बड़ा हो गया, इसको अब तक तलमी के माने नहीं मालूम। अभी तालीम बालगा का जोर कम ना हुआ था कि एक और थिएटर मिर्जा गालिब बंदर रोड पर भी तैयार हो गया। हो, तो गुस्सा क्यों करते हैं आप? ये तख्ता आपका है? हाँ, अभी तुम अंधा तो नहीं है? कितना खूबसूरत है ये तख्ता। ये लाल ऊंटे नीले पीले बैलून, खुदा की कसम ऐसा मालूम होता है जैसे यूएनओ की इमारत पर झंडे लहरा रहे। इसे तख्ता कौन बेवकूफ कहता है? ये तो तख्ते ताऊस मालूम होता है। काजी साहब रेडियो और स्टेज के आदमी है, और जो रेडियो पे काम कर चुका हो स्टेज पे, उसके लिए टेलीविजन फिर बहुत सहल हो जाता है। और क्योंकि अक्सर मेरे साथ दौरों पे गए हैं अमेरिका, बरतानिया, और इनको नफीस कहना चाहिए, ना है नफीस आदमी है, पुरानी कदरों के मालिक है, एक तहजीब, तमीज, शायर बहुत अच्छे हैं, शायद ये लोगों को ना मालूम हो, शायरी बहुत अच्छी करते हैं। एक पहलू जो उनका शायद लोगों को बहुत को पता नहीं है, अच्छे शायर हैं। मेरी उनसे अक्सर इस बात पर बहस होती है कि तुम अपना कलाम छपवाते क्यों नहीं हो। बुरे नहीं है शायर, अच्छे शायर हैं, और बाज शेर तो उनके बहुत ही यानी हिला देने वाले हैं। कुछ फनकार थे जो पीटीवी के ड्रामों की कामयाबी की जमानत थे। उनमें काजी वाजिद साहब का नाम सरे फहरिस्त था। पीटीवी की पहली ड्रामा सीरियल थी खुदा की बस्ती, और मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, और आगा नासिर साहब का लिखा हुआ शौरा आफाक ड्रामा तालीम बालगा। ये वो हैं जिनका जिक्र काजी वाजिद के बगैर अधूरा है। कमाल एक्टिंग थी काजी वाजिद साहब की इसमें, और ये ड्रामे जो हैं वो काजी वाजिद साहब की वजह से उनकी एक बड़ी पहचान बनी।
सोना हराम कर दिया है तुम लोगों ने। अम्मा चाचा जरा रियाज कर रहे थे। आओ तुम भी आ जाओ। अपना ये ममदू है ना, ईमान से ऐसे मजे में बाजा बजाता है, सुनोगे तो तबीयत फड़क उठेगी। हाँ चाचा, ये सही कह रहा है। जरा सुन के तो देखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन का ड्रामा था तालीम बालगा, तो कमाल की एक्टिंग थी। फिर खुदा की बस्ती में बड़ी जबरदस्त एक्टिंग थी उनकी। मतलब वो ऐसे शख्स हैं जो वर्सटाइल हैं, हर जगह जिस ड्रामे में भी आते हैं, अगर उनको कॉमेडी करवाना हो तो वो कॉमेडी जबरदस्त करेंगे, अगर उनसे सीरियस ड्रामा करवाना हो तो वो सीरियस बहुत जबरदस्त करेंगे। बल्कि एक दफा सायरा ने उनसे नेगेटिव रोल करवाया, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये तो हमारा सरमाया है। पाकिस्तान में इब्लागी तरक्की उस वक्त उरूज पर पहुंची जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ। पाकिस्तान एशिया का तीसरा और जनूबी एशिया का पहला मुल्क था जिसका अपना टेलीविजन था। नवंबर 1964 को लाहौर में टेलीविजन ने अपनी मुख्तसर नशरियात का आगाज किया, तो अब फनकारों के लिए अवाम से बहुत करीब आने का एक मोड़ आ गया, जिसमें नाजरीन घर बैठे अपने पसंदीदा फनकारों को देखते। चुनांचे टीवी अदाकार भी घर के फर्द की मानंद महसूस होने लगे। जब पाकिस्तान में टीवी नहीं आया था तो कराची में जो हसन स्क्वायर है, यहाँ की नुमाइश लगी थी। वहाँ एक क्लोज सर्किट टीवी लगा था, उसमें मैंने पहला टीवी का ड्रामा किया था। वो ड्रामा तो क्या हुआ हमसे, हमने ड्रामे को बड़ी याद करने की कोशिश की। जब वो कैमरा ऑन हुआ तो भूल भाल गए। बहरहाल वो मैं पहली मर्तबा टीवी कैमरे से उस नुमाइश में वाकिफ हुआ। कराची की नुमाइश में जब टेलीविजन का टेस्ट किया जा रहा था तो आगा नासिर और अदाकार मोहम्मद अली की अनाउंसमेंट के साथ काजी वाजिद भी टीवी स्क्रीन पर नजर आए और देखने वालों ने टीवी की कैथोड्स शुआओं के जरिए काजी साहब को बराह रास्त अदाकारी करते देखा। 1967 में कराची मरकज कायम हुआ तो आगा नासिर की पेशकश में पीटीवी कराची सेंटर का पहला ड्रामा एक ही रास्ता तैयार हो रहा था। आगा नासिर का ताल्लुक चूंकि खुद रेडियो से भी था, इसीलिए वो रेडियो के फनकारों को खूब जानते थे। उन्होंने ही काजी वाजिद को इस पहले ड्रामे के लिए कास्ट कर लिया और यहाँ से काजी साहब पीटीवी का एक अहम हिस्सा बन गए। मैंने एक ड्रामा किया। अब मेरी उस वक्त इंतहाई हालत थी, कमजोर था, दुबला पतला छोटा, लेकिन पहला रोल गुंडे का किया था। वो जो रोल किया गुंडे का वो लोगों को बड़ा पसंद आया। वल्लाह आलम क्या हुआ कि बड़ी आओ भगत होने लगी। टेलीविजन का शुरू में जो एक कुंबा बना था, बाकायदा खानदान बन गया था, उसमें हम लोग सब शामिल थे। काजी साहब आज तक उसी तरह मिलते हैं, उसी तरह प्यार करते हैं, उसी तरह उनकी मोहब्बतें जारी और सारी हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज से ही काजी साहब का एक नया सफर शुरू हो चुका था। उस वक्त तमाम ड्रामे बराह रास्त ही हुए। कराची मरकज का स्टूडियो भी है जहां से हर मारूफ अदाकार की हसीन यादें वाबस्ता है। काजी साहब ने भी इस स्टूडियो से मुल्क भर में राज किया। कैमरे का लेंस उनके मनाजिर को कैद करता और उधर काजी साहब घर घर पहुंच जाते। आपका हर ड्रामा आपके लिए चैलेंज होता है। आप कोई अच्छा ड्रामा करते हैं, एक हफ्ते रहता है, एक हफ्ते के बाद एक नया ड्रामा आ जाता है, लोग उसकी बातें करने लगते हैं। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिनके नकूश देरपा होते हैं। तुम्हें क्या चाहिए बाबा? ठिकाना। हमने यहाँ कोई लंगर खाना खोल रखा है। ठिकाना। वक्त बड़ी चीज है, वरना आप मुझे इस तरह नहीं धुतकारते। मैं आपको बताऊं, अनकही के लास्ट 2 एपिसोड्स में या लास्ट एपिसोड में, उससे पहले उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था। सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा करना, तुम यही लिख दो कि बाबा का ऑपरेशन हो गया है,
तो बाबा ऑपरेशन से आंखें काला चश्मा लगा के आ जाएंगे। तो वो उसी तरह काला चश्मा लगा के आए और उन्होंने पूरी एक्टिंग, हालांकि वो बड़ी आखिर में बड़ी तकलीफदेह एक्टिंग थी, लेकिन बहुत स्वीटली उन्होंने की और वो पूरी एक्टिंग करके उन्होंने, मतलब कि लोग समझे कि ये भी कहानी का एक टुकड़ा है कि भाई उनका बाबा का आंख का ऑपरेशन हुआ है, हालांकि असल में हुआ था उनका ऑपरेशन। पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त ड्रामा पेश करना एक नया और अनोखा तजुर्बा था, जिसके लिए मंझे हुए अदाकार ही दरकार थे। शहजाद खलील, मैंने इतना परफेक्ट आदमी नहीं देखा जो अपने काम से इस दर्जे मोहब्बत रखता हो। और हैरानी और टाइमिंग, मैं कहता हूँ कि अगर मुझसे कहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग 3 बजे है, 3 दिन के बाद है और मैं 2:30 बजे करूँगा, तो यकीन माने 3 दिन बाद 2:30 बजे मेरा सीन शुरू हो जाता था और वो अपना सारा काम उस वक्त तक ख़त्म कर लेते थे। इतना मैंने किसी भी डायरेक्टर को होमवर्क करके सेट पे आते हुए नहीं देखा जैसा शहजाद खलील थे। मेरी सारी जिंदगी का तजुर्बा है, हेल्पफुल है, जेन्युइन है, फेक नहीं है। जैसे अमूमन आप देखते हैं लोगों को, उसमें वो जो भी काम करता है वो महसूस करके करता है। पाकिस्तान टेलीविजन का यादगार और नाकाबिले फरामोश ड्रामा खुदा की बस्ती ने जहां नाजरीन को मुतवज्जे किया, वहां काजी साहब की राजा रूप में अदाकारी को भी सबने हकीकत से करीब तर महसूस किया। शौकत थानवी की तहरीर करदा इस कहानी को मुल्क के मुतवस्सत और गरीब तबके ने अपनी कहानी गर्दाना। राजा का किरदार काजी साहब को ऐसा भाया कि एक अरसे तक लोग उन्हें इसी नाम से याद करते रहे। अबे अब तो चमकदार रगड़ते रगड़ते हाथ थक गया। हाँ, अब कुछ चमक आई है। अच्छे जा रहे हो उस्ताद, कमा खाओगे, धंधा बुरा नहीं है। आहा हा हा, क्या चमक आई है, ईमान से आईना बन गया, आईना। वाह, नहीं उस्ताद बात बनी नहीं। ये क्या हो रहा है पगले? अबे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर एक सीरियल शुरू हुआ, खुदा की बस्ती। वो इतना अच्छा सीरियल साबित हुआ, इतना बड़ा सीरियल साबित हुआ कि उसने शोहरत के सारे दरवाजे सारे एक्टरों के लिए खोल दिए और उसने जिस आदमी ने भी उसमें काम किया वो हिट हो गया। ज़हीन ताहिरा, उसमें बेपनाह उनका अच्छा रोल था। ज़हूर अहमद, बहुत अच्छा रोल था। ज़फ़र सिद्दीकी साहब, मैं उसमें राजा था। और नौशा जो था वो एक लड़का था लाहौर का आर्टिस्ट, खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, ज़फ़र मसूद, वो उसमें नौशा बनता था। बहरहाल वो इतना कामयाब सीरियल हुआ, इतना कामयाब सीरियल हुआ कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आज भी कोई अगर हवाला देता है मेरी ज़ात से तो वो राजा का हवाला ज़रूर देता है। हुआ ये कि अपने लालटेन में बहुत दिनों से तेल नहीं था। अच्छा। अंधेरे में दिल जो घबराया तो सोचा कि चलो कोई चक्कर चलाया जाए। अच्छा, लालटेन लेके गली में आ गया। जैसे ही गली में दाखिल हुआ, क्या देखता हूँ साहब बत्ती में से तेल निकाल। अबे नहीं, ईमान से चुप के जाके उनके पास खड़ा हूँ। अबे यार बात ईमान से। अबे ये हुई ना जोरों की बड़े कटे हुए। अबे मुझे देखकर ईमान से ऐसे घबराया कि सीढ़ी से गिरते गिरते बचा। जब मैंने बादब्बा मुलाजा होशियार किया तो वहाँ काजी वाजिद, मैं शहंशाह था तो वो एक इलाके के बादशाह थे। तो मैंने उनके साथ जो सलूक किया मुझे भी बड़ा मौका मिला। मैंने कहा कि और मज़ा आया, अदायगी में मज़ा आया कि अगर मुखालिफ सुन पे अगर बहुत मजबूत अदाकार है तो आपको भी अदाकारी करते हुए बड़ा सोच विचार करनी पड़ती है। गालिबन ये मुनक्कश बाजूबन आप देना भूल गए। जी 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 हाँ, जी हाँ। हम ये समझने से कासिर हैं मेहमाने कि आप सिर्फ एक गुलाम और शहजादी के साथ
अपने मुल्क के दौरे पर निकल खड़े हुए। न हम सफर खुदाम, न मुहाफिजों का हुजूम। जी, वो जिस बादशाह से रियाया मोहब्बत करती हो तो वो खुद उसकी मुहाफिज होती है। नाना का जो मुझे एक ड्रामा है तालीम बालगा जो स्टेज पे हुआ था, वो मुझे बहुत अपील करता है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो मैं काफ़ी दफ़ा देखता भी हूँ रिपीट, और यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे। तन्हाइयाँ जो नाना का ड्रामा है वो अभी भी रिपीट होता है, तो वो भी मैं बड़े शौक से देखता हूँ। सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्रामा मेरा धूप किनारे है, और उसमें जो इन्होंने रोल अदा किया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसी तरह जैसे ये घर में रहते हैं उससे रिजेम्बलेंस थी उसमें, कि प्यार प्यार से अपनी सारी बातें मनवाते, चाहे कुछ भी हो मनवाते अपनी ही है, लेकिन प्यार प्यार से। 1970 में पाकिस्तान टेलीविजन का एक और लॉन्ग प्ले तालीम बालगा में काजी साहब ने फर्माबरदार शागिर्द का खूब किरदार अदा किया, और बहैसियत उस्ताद महमूद अली ने अपने इस शागिर्द के जरिए अवामी शऊर की खूब आबियारी की। यही वजह है कि ये ड्रामा आज तक हालात के बायस मकबूल है। इस ड्रामे की मकबूलियत कभी कम ना हो सकी, इसलिए काजी साहब की शिरकत के साथ ही ये ड्रामा कुछ अरसे कबल दोबारा तैयार हुआ। आ गया शमशू जी। शमशू, तूने कहा था कि तेरे पास इतवार को बहुत ग्राहक होते हैं, पीर को बच्चे के बाल काट दूंगा, काट दिया? अरे काट दिया मौली साहब, अंग्रेजी बाल काट दिया। हाँ। अरे कहीं बच्चा जाया तो नहीं हो गया? अरे क्या बात कर रहे हैं मौली साहब, क्या अंग्रेजी बाल काटने से बच्चा जाया हो जाता है? अरे बाबा, मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूँ। जहाँ इसका उस्तरा चलता है वहाँ आदमी ही साफ हो जाता है। मिर्जा गालिब बंदर रोड पर जैसे उछूते ड्रामे को 70 की दहाई में पीटीवी कराची सेंटर ने तैयार किया, तो इसमें तमाम मारूफ अदाकारों के साथ काजी साहब भी शामिल थे, जिन्होंने एक देसी लाट साहब का किरदार अदा किया, जिसमें उनकी अदाकारी के जौहर आज भी देखने वालों को याद हैं, जो तंज व मज़ाह से भरपूर थे। कश्मीर, अक़वाम मुत्तहिदा, रूस और अमेरिका की सर्द जंग और अंग्रेजों पर तंज। सरकार का लिबास देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे हुजूर मेरे मशहूर मारूफ तमाशे को देखने के लिए ईरान, तुरान, काजाकिस्तान का तशरीफ लाए। मंगू नमस्ते करो, चंगू आदावत करो, दोनों गायब। कोई बात नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर मुलाजा कीजिए हुजूर। और हमारे ड्रामे के लिए, चूंकि मिर्जा गालिब बहुत बड़ा ड्रामा था, वो 3.5 घंटे का, उसके लिए एक चबूतरा बनाया गया मैदान में, और हमने वहाँ पहला खेल मिर्जा गालिब बंदर रोड पर किया। ड्रामा और अदाकारी काजी साहब के खून में गर्दिश करती है। वो उन्हीं जिम्मेदारियों को अहम महाज समझकर डट जाते हैं। कैसे भी नामसाद हालात हुए, काजी साहब अपने वक्त पर स्टूडियोज में मौजूद मिले। काल वो सुबह दर शाम के मलक प्यार करते, और आंखें वो फितने दौरा के गुनहगार, और दिलकशी चाल में ऐसी कि सितारे रुक जाए, और सरकशी नाज में ऐसी कि गवर्नर रुक जाए। खुदा की कसम, बंदर से ज्यादा हसीन चीज इस कायनात में नहीं। वक्त की पाबंदी तो बस खत्म है। हमें भी लोग कहते हैं कि हम वक्त के पाबंद हैं, लेकिन हमने इन्हीं लोगों से सीखा है कि देर में नहीं जाना कहीं, कमिटमेंट पूरी करनी है। एक काजी साहब की एक बात बताऊं जो बहुत अहम है, वो है इनका इंटरेस्ट टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। एक बात मैं आपको बताने वाला हूं कि काजी वाजिद साहब के वालिद का इंतकाल हो गया, और इन्होंने हमसे कहा कि रिकॉर्डिंग थी उस दिन, इन्होंने हमसे कहा कि आप एक काम करें, हम उनके वालिद की तदफीन में गए तो मेरे कपड़े जो है ना, जो आज की रिकॉर्डिंग के लिए हैं, वो अपने साथ ले जाएं, मैं तदफीन के बाद वापस टीवी आ जाऊंगा। अब ये इतनी बड़ी बात थी, जिस शख्स के वालिद का आज इंतकाल हुआ हो और शाम को वो रिकॉर्डिंग करा ले। मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स प्रोफेशन। उनकी एक बात से डर लगता था बहुत, वो काजी साहब के वक्त की पाबंदी। जब भी उन्हें रिहर्सल पे बुलाते थे तो हम डर डर के उन्हें टाइम देते थे कि इनको अगर 4 बजे का टाइम दिया तो ये तो 3:45 बजे आ जाएंगे, और अगर जूनियर्स उनके बाद आए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। तो काजी साहब को 1 घंटा लेट टाइम बुलाते थे हम। 4 बजे की रिहर्सल है,
तो काजी साहब को हम 5 बजे कहते थे, वो तो 4:30 पौने 5 बजे आ जाते थे। वेरी गुड पर्सन, एक वक्त की पाबंदी का उन्हें बड़ा अच्छा एहसास है और इस एहसास के जरिए दूसरों को एक सीख मिलती थी, ये तरबियत होती थी। ये बिल्कुल जिस तरह मोहब्बत करते हैं और जिस तरह कदम कदम पे रहनुमाई करते हैं, ये बिल्कुल मेरे फादर की जगह हैं। काजी साहब की फैमिली में शामिल होने के बाद मैंने काजी साहब को अदाकार बेहतर पाया या इंसान, इन जैसा इंसान मैंने आज तक देखा नहीं कभी। अस्सी की दिहाई पाकिस्तान टेलीविजन की दिहाई है, जब घर घर में टीवी पहुंच चुका था। उस दौर में काजी साहब की शोहरत उस वक्त उरूज पर जा पहुंची जब 1984 में हव्वा की बेटी ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। तेरी बेटी सो मेरी बेटी, आज तक कभी ऐसी बात अपनी जबान पर लाऊं तो जो चोर की सजा और मेरी सजा, बस मुझे माफ कर। आज तक मैं ऐसी बात से मेरी बात। अच्छा तू मेरे पैर तो छोड़, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ, मुझे तेरा एतबार नहीं है। बस एक बार बस एक बार तू मेरा एतबार कर दे, बस एक बार। आंगन टेढ़ा में एक बड़ा मज़े का उनका कैरेक्टर था, वो जो एक दीवाना सा शायर बना हुआ था और हर वक्त अपनी शायरी सुनाते थे। मेरे साथ भी उनका बड़ा मज़े का सीन था, अगर वो आप लोग दिखा सके तो दिखाएं कि वो मैं जर्नलिस्ट बने थे और फिर हाँ जर्नलिस्ट बने थे और फिर मैं उनको इंटरव्यू देना चाहती हूँ कि भाई मैं ये थी और मैं वो थी। उसके अलावा फिर मैं उनके साथ जो कमरा उनको मैं किराए पे देती तो बड़ा मज़े का माहौल होता था। अब खूब से खूबतर की तलाश तो आप ही को करना होगा। जी जी बहुत अच्छे हैं। मौसम में सरमा था जी, मैंने पहली बार जूड़ा बनाया था। अच्छा अब फूल लगाने ही वाली थी। मैं समझ गया। ये वो मालिक का मकान कहाँ है? अंदर होंगे। जी अच्छा हुआ ये कि सुनिए तो सही। जी मैं समझ। 1988 में हुकूमत पाकिस्तान ने काजी वाजिद के फन का एतराफ करते हुए उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा, जबकि पाकिस्तान टेलीविजन से उन्हें मुतादिद अवार्ड मिल चुके हैं। फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, बुशरा अंसारी उसमें कंपेयर थी, तो सारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट उसमें थे। बुशरा अंसारी आकर पूछ रही थी हर आदमी से कि आपके कितने बच्चे हैं, तो काजी साहब के पास आई। काजी साहब की एक ही बेटी अल्लाह ने दी है उनको। काजी साहब ने कहा मेरा एक ही बच्चा है और इससे कम जो है ना पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इंतहाई विटी आदमी, हर वक्त मजाक करने वाले, जॉली आदमी। काजी वाजिद एक बड़ा महफिल का आदमी है, बड़ा जाफरानी बजला संज है। उसकी गुफ्तगू में एक ऐसा मिजाज, थमा हुआ मिजाज मिलता है कि वो जहाँ पर भी बैठा हो तो वहाँ महफिल जो है कहे और ठट्टे लगा रही होती है। तो मैं अंधेरे में कुछ परेशान सी थी तो काजी वाजी कहने लगा आयशा खान आई, उनकी कुर्सी मेरे बराबर में बिछा दो। मैं बहुत खुश कि इसने मुझे मोहब्बत इज्जत दी। जब मैं बैठने लगी तो मेरे कंधे पे करके कहने लगा मुझे एंटीक चीजें बहुत पसंद है इसलिए बिठाया है। ये दिल करता था कि मैं इसका गला दबा दूं। किसी दिन बहुत इमोशनल आवाज में इनका फोन आता है कि तुम कहाँ हो, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत उदास हो रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले यार दाल चावल बना लो, उसी पर मिल लेंगे। मैंने कहा नहीं दाल चावल क्यों बना लें, आप आए बस। फिर मैंने शकील को बुलाया, उनको बुलाया, रुबीना अशरफ थी, हम लोग जो भी मसरूफियत होती है उसमें से कुछ वक्त, लेकिन ये थोड़े फासले पे रहते हैं तो थोड़ा वक्त ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो काजी भाई का एक फ़ोन आता है, यार मिलना था, कहाँ हो तुम लोग। तो ये अपनाइयत जो है ना, ये शायद खून के रिश्तों में भी नहीं होती। बड़े मजेदार आदमी है वो, अगर आपके पास बैठे हों तो आप 2 मिनट को हंसी नहीं रोक सकते, कोई ना कोई चुटकुला छोड़ देते हैं और उसके बाद हंसी आ जाती है। तो इस तरह के लोग अब बहुत कम हो गए हैं। एक तो कॉमेडी करने वाले बहुत कम हो गए हैं, जिसकी हमें शदीद जरूरत होती है। टेलीविजन का जदीद दौर आने के बाद काजी साहब की मसरूफियात और बढ़ गईं और वो इस बरस भी मुख्तलिफ ड्रामों की शूट्स में मसरूफ नजर आते हैं। अभी भी जब मैं उनके साथ सीन कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं धूप किनारे देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तन्हाइयाँ देख रहा हूँ। आज भी उनका वही अंदाज है और उस अंदाज में वो वक्त के साथ साथ, गुजरते वक्त के साथ साथ इतनी ज़्यादा तख्लीक लाते रहते हैं कि उसके अंदर कभी भी आपको एक हमेशा एक न्यूनेस का एहसास होता है, एक नएपन का एहसास होता है उनकी डायलॉग डिलीवरी में, उनके तरीके में। हमें आपकी ज़रूरत है वाजिद भाई, आप बहुत बड़े हैं, काम में भी, नाम में भी,
इंसानियत में भी, दोस्तों में भी, और इतने बड़े हैं कि किसी को किसी चीज की जरूरत भी होती है ना, तो सबसे पहले आप मदद करते हैं। काजी वाजिद का रेडियो और थिएटर से सफर पर्दा सीमी पर पहुंचकर टीवी स्क्रीन के जरिए घर घर पहचाना जाता, और ये सिलसिला अब भी जारी है, जो एक अहद की दास्तान है। दरअसल ये सारी खूबियां एक उस फनकार को जेब देती हैं जिसको अपने माशरे का बड़ा गहरा मुतालिया होता है। तो वो जिस किरदार में भी नमूदार होते थे तो वो अपने माशरे की अक्कासी करते थे। इस वजह से वो लोगों के दिलों में और कालिब में ढल गए और उन्होंने बड़ी जल्दी एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। काजी भाई साहब न सिर्फ अच्छे अदाकार हैं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। इन्होंने हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है। हम लोग शादी के बाद तो नोक होना जरूरी है, क्योंकि इससे तो बड़ी मोहब्बत बढ़ती है आपस में। लेकिन ये बात है कि हमारे मनाने का कोई वो नहीं है, मतलब ये आपस में बात करने लगते हैं बस। मुझे इनका ड्रामा पसंद आया, वो एक बंदर वाले बने थे ये, उसमें अच्छा किरदार किया। ये हवा की बेटी है, उसमें एक कुबड़े का किरदार किया था इन्होंने, बहुत अच्छा किया। अदाकारी कभी खत्म नहीं होती और न कभी अदाकार रिटायर होता है, बल्कि जिंदगी जो एक स्टेज की मानंद है, इस पर वो अपना किरदार ऐसे अदा करता है कि दुनिया को उसकी हर याद रहती है। मेरे उस्ताद हैं 100%, लेकिन सबसे अफजल बात यह कि ये मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मुझे जिंदगी में हर मोड़ पे, हर कदम पे मेरी रहनुमाई की है। कहीं भी और काम कर रही होती हूँ, अगर काजी साहब के साथ नहीं भी कर रही होती, तब भी एक उनका फड़कता हुआ फोन आता है, बहुत प्यार भरा, और कहते हैं क्या झंडे गाड़ी हो फिर से। तो ऐसी एक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी तकवीयत होती है कि इतना बड़ा अदाकार आपको इतने बड़े दिल के साथ, इतने फराख दिली से आपको अप्रिशिएट करता है। ये चीज़ हमने सीखी और इसीलिए हम अपनी अगली जनरेशन को बहुत प्यार से, बहुत वार्म से एक्सेप्ट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई मुझे इतना प्यार मिला है तो मैं कैसे ना बांटूं। ये इन्हीं लोगों ने सिखाया है, इन्हीं बड़े लोगों से हमने सीखा। काजी वाजिद एक अदाकार ही नहीं, एक जहदे मुसलसल की तस्वीर भी है, जो आज भी ड्रामे की हर अदा पर अदाकारी करने हाजिर होते हैं, क्योंकि उनके बकौल अदाकारी सिर्फ कलाकारी नहीं बल्कि जिंदगी के हर रंग में उभरने वाले एहसास का नाम है। किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं, कितना मुश्किल है मेरे लिए ये सब कुछ कर लेना। मैं बड़े बाकमाल लोगों का शहदाई हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बहुत छोटा था और अम्मी कभी मुझे जूते पहना रही होती थी और उस वक्त नाना का ड्रामा आ रहा होता था, तो मैं नाना को देख के ये बोलता था कि मुझे नाना से जूते पहनने, मुझे आपसे जूते नहीं पहनने, मुझे नाना जूते पहनाएंगे। जब मैं छोटा था तो मैं नाना को देख के बोलता था टीवी पे कि नाना टीवी में चले गए। मेरे नाना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत कहानियाँ सुनाते हैं। मैं अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ मगर वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं 5 साल की हूँ। जब मैं अपने नाना को टीवी पे देखती हूँ कि उनका कोई ड्रामा है तो मुझे बहुत फख्र होता है। जिंदगी की 74 बहारें देखने वाले काजी वाजिद की जिंदगी का बेशतर हिस्सा सेट और कैमरे के सामने गुजरा, लेकिन उन्होंने अवाम के दिलों में जैसे अपना मकाम बनाया है वो आज भी कायम है। दिल में 5 दफा जोर जोर से कहो मैं नहीं डरती, मैं नहीं डर रही, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, ये कहते कहते खतरे के हुदूद में दाखिल हो जाओ। उनका फेवरेट कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है वो धूप किनारे वाले अब्बू जी। आई लव्ड हिज कैरेक्टर एंड मैं धूप किनारे उनकी वजह से, मरीना की वजह से पता नहीं कितनी बार देखती हूँ, मतलब मुझे लिटरली एक डायलॉग उसका याद है। सो यू नो ही इज जस्ट अमेजिंग। पिक्चर देखने गया था अकेले अकेले, वाह बेटे। अबे तू कैसी बातें करता है यार, अपने पास जहर खाने को पैसे नहीं है, सिनेमा कहाँ से जाता? गाएगी तो तू मरते दम तक, देखता हूँ कैसे छोड़ती है। अरे बहुत मर गई तुम जैसी फिल्मी डायलॉग बोल बोल के, मैं नहीं गाने वाली। अभी तुम अमेरिका की तरफ फेम लेगा तो गोली साला रसिया को लगेगी। अमेरिका की तरफ फेम लेगा तो गोली रसिया को लगेगी, हाँ? और रसिया की तरफ फेम लेगा तो गोली सेंसर सेंसर। काजी वाजिद भाई, आपको मेरा सलूट है, सलूट है। मेरी दुआ है खुदा उन वालों ने
इसी तरह से इस स्क्रीन को सजाते रहे। अल्लाह मियाँ उनकी दिन दूनी रात चौगनी उन्हें तरक्की दे और कामरानी की उस मंजिल पे ले जाए कि अब इनको जो है और बड़े से बड़ा अवार्ड मिले, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए। कि जितना काम काजी वाजिद ने किया है, मैं ये समझता हूँ किसी ने नहीं किया। ऐसे लोग दुनिया में कम मिलते हैं। मैं तो जितनी भी तारीफ करूँ कम है। अल्लाह उन्हें सेहत दे और कामयाबियां नसीब करे। काजी साहब किसी भी ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत हैं और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला काजी वाजिद साहब को और ज़िंदगी दे ताकि हम उनके फ़न से इस्तेफादा करते रहें। इतने ही कह सकूंगा, जीते रहे और इसी तरह लोगों को खुश रखे रहे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी की सब नेमतें दे, सेहत और सुकून और खुशियाँ दे। एंड आई लव हिम अ लॉट। गुड लक काजी भाई। तो ये मोहब्बत है काजी साहब की और हम सब की कि जो लोग हमें नहीं जानते हम उन्हें जानते हैं। हर किरदार में अमर हुआ बन के माजी, सिर्फ फन में मगन हुआ और जीती है बाजी। कब से जो अनकही थी कह दी आज वो कहानी, अब है दुआए खैर का तालिब आपका ये काजी।